बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम 2 से 3 खबरों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली जो ज़बान ज़द आम रही, जिस पर बातचीत होती रही, ट्रिब्यूनल्स की तश्कील ज़बान ज़द आम रही। बहरहाल इल्ज़ामात तो लगते रहे हैं, मगर पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी गवाही आ गई है। एक फैसला आया है जिसमें जो धांधली है उसको बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसका जिक्र किया गया है। इस धांधली को जिस तरीके से किया गया है आरओ साहब की जानिब से, उस पर भी खुलकर बात की गई है। जो नताइज तब्दील किए गए हैं अब उन्हें रिवर्स किया गया है, और जो शख्स जीता हुआ था, जिसे हरा दिया गया था, उसे दोबारा से जिता भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बड़ा अहम फैसला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको मालूम है गुज़िश्ता रोज एक इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त होती है अदालती महाज पर, जहां 3 फाजिल जजेस साहिबान, जिन्हें इंडिपेंडेंट जजेस भी कहा जाता है, उन्हें एक खत लिखने की पादाश में अपेरेंटली ट्रांसफर करने का फैसला होता है। जुडिशल कमीशन ने 3 फाजिल जजेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की मंजूरी दी। और इस मंजूरी के बाद अब नई थ्योरीज मार्केट में आ रही हैं। आज एक बड़ी अहम खबर अंसार अब्बासी साहब ने दी है, उसके ऊपर बात करेंगे। और 5 जजेस साहिबान को अगर ट्रांसफर किया जाना था इब्तदाई तौर पर, तो बाद अज़ां 2 को ड्रॉप क्यों किया गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं। एक खबर आ रही है, अभी कंफर्म बहरहाल नहीं हुई। इंतजार पंजोता साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ट्वीट किया है कि अलकादर ट्रस्ट केस कल बरोज जुमेरात दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। यानी इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं, उन्हें एक मरतबा फिर जनाब सरफराज डोगर साहब की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अभी इस हवाले से तस्दीक होना बाकी है, जैसे ही कुछ डिटेल्स आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक और बड़ी अहम खबर है, गो के अभी ये अधूरी है, लेकिन बताया जा रहा है कि ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा, उनकी जो अपीलें हैं इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको मुकर्रर तो नहीं किया गया, अलबत्ता उनकी जो अपीलें हैं उनको नंबर अलाट कर दिया गया है, जो कि पहला मरहला होता है। यानी उन्हें एक्सेप्ट तो कर लिया गया है, अब यूं ही समाअत के लिए वो मुकर्रर होंगी मालूम होगा। लेकिन समाअत के लिए मुकर्रर होने के लिए जो रुकावटें हायल थी वो अब अपेरेंटली दूर हो चुकी हैं। ये भी अब पाकिस्तान के अंदर ही बदकिस्मती के साथ बड़ी खबरें हैं। अब पहले हम मेरा ख्याल बात कर लें जो आज फैसला आया है, बड़ा अहम फैसला है। हल्का NA 251 की इंतखाबी उज़रदारी का ये केस था। खुशहाल खान काकड़, जो आप कह सकते हैं कि NA 251 से कामयाब उम्मीदवार करार पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना तफसीली फैसला जारी किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को खुशहाल खान काकड़ की कामयाबी का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी करने का हुक्म दिया था। बेसिकली ये फैसला आज नहीं आया, आज तो उसकी डिटेल रीजनिंग आई है। फैसला कुछ अर्सा कबल आया था, और इस फैसले में इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि काकड़ साहब के जो नोटिफिकेशन है वो किया जाए। और जो मुख्तसर फैसला था उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलोचिस्तान का जो 22 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म था उसको ख़त्म किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने सैयद समीउल्लाह की जो कामयाबी है उसका 18 फरवरी 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसे गैर कानूनी करार देकर उसे मनसूख किया है। और तफसीली फैसले में ये कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 48 की तैयारी के दौरान फॉर्म 45 के नताइज में दानिस्ता तब्दीली की है। रिकॉर्ड के मुताबिक खुशहाल खान काकड़ के हर पोलिंग स्टेशन से 100 वोट कम करके मुखालिफ उम्मीदवार के खाते में डाले गए। अब काकड़ साहब का ताल्लुक जो है वो एक जमात से है। वो ये बता रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन नंबर 343 पर खुशहाल खान के 100 वोट कम किए गए और मुखालिफ के वोटों में 200 का इजाफा किया गया। अगर फॉर्म 45 के नताइज तब्दील न किए जाते तो खुशहाल खान काकड़ 1863 वोटों की बरतरी से फाते थे। नताइज में की गई जो तब्दीलियां हैं इंतखाबी मैंडेट तब्दील करने की सोची समझी कोशिश थी, और रिटर्निंग अफसर के पास फॉर्म 45 के नताइज को तब्दील करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने का पाबंद है।
वोट में कोई भी तब्दीली अवामी ख्वाहिशात पर शब खून मारने के मुतरादिफ है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है। नाज़रीन, इंतखाबी अमले की जानिब से नताइज में रद्दोबदल इंतखाबी कवानीन के तहत मुजरिमाना कार्रवाई के ज़ुमरे में आता है। 3 रुकनी बेंच ने यहाँ पर 27 फरवरी 2026 को केस की समाअत मुकम्मल करके मुख्तसर फैसला सुनाया था। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच में शामिल थे और जस्टिस शकील अहमद, जबकि जस्टिस शकील अहमद ने नाज़रीन ये जो फैसला है इसको तहरीर किया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है उम्मीदवारों का, तो जो खुशहाल खान साहब हैं उनका ताल्लुक़ जो पाकिस्तान नेशनल अवामी पार्टी है उससे है, जबकि JUI के सैयद समीउल्लाह से, जो सैयद समीउल्लाह हैं, उनको अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया है कि वो उस हल्के से नहीं जीते बल्कि खुशहाल खान काकड़ साहब जीते हैं। तो बज़ाहिर तो शायद आपके इंटरेस्ट का ये केस ना हो, मगर जो प्रिंसिपल यहाँ पर ले डाउन किया गया है और जिस पेंडोरास बॉक्स को अब इस 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने खोल दिया है, अव्वल तो अब ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है इस फैसले के बाद अब एक मरतबा फिर कोई तरमीम की जाए और जो इलेक्शन मैटर्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर आईनी अदालत को दे दिए जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर नाज़रीन सैकड़ों केसेस हैं जो आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में जो धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं वो अगर केसेस तमाम खुल जाते हैं फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं असल लड़ाई ही फार्म 45 और फार्म 47 की है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली इस इशू को एड्रेस किया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब एक नई तलवार मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर ही लटक रही है। शायद उन्हें भी ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि फॉल इन लाइन। बहरहाल इसके अलावा नाज़रीन कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो जो जजेस का तबादला है, बड़ा दिलचस्प। यहाँ पे अशफाक साहब हैं, लाहौर से दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि जजेस के तबादले ना हुए सांप सीढ़ी का खेल हो गया। क्यानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे नंबर पर थे, अब लाहौर हाई कोर्ट में वो सीनियरिटी के ऊपर 12वें नंबर पर चले गए हैं। बाबर सत्तार साहब यहाँ पर तीसरे नंबर पर थे, अब पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर हैं। जबकि समन रिफत इम्तियाज साहिबा इस्लामाबाद में 6ठे नंबर पर थी, सिंध में जाकर वो 16वें नंबर पर चली गई हैं। तो एक तो जजेस साहिबान को आपने OSD कर दिया, दूसरा फिर जजेस साहिबान की जो सीनियरिटी है उसे भी तब्दील कर दिया। तो जो ख़तरा है बेसिकली शायद किसी को था वो बज़ाहिर अब तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अंसार अब्बासी साहब की नाज़रीन आज ये खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग। वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का दबाव 2 जजों का जो ट्रांसफ़र है फ़िलहाल उस दबाव की वजह से रोका गया है। सदर जरदारी की वतन वापसी के बाद ये मामला दोबारा उठाया जाएगा। और इस पर असनात मलिक साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि फिर इन जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से इजलास बुलाने के लिए जो रिक्वेजिशन भेजी गई थी जनाब सरफराज डोगर साहब की जानिब से, उस पर फारूक एश नाइक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने दस्तखत क्यों किए। जुडिशल कमीशन में बार के नुमाइंदे एहसन भून साहब ने रिक्वेजिशन पर दस्तखत से इनकार किया था और बाद में इन 2 जजेस साहिबान के ट्रांसफ़र रोकने में भी अहम किरदार अदा किया। सबको पता है इन जजेस के ट्रांसफ़र कौन चाहता था। हुकूमत सिर्फ 3 जजेस के ट्रांसफ़र में दिलचस्पी रखती थी जो करवा ली गई है। ये बड़ा अहम है, कूजे में दरिया को बंद करने के मुतरादिफ है जो यहाँ पर असनाद साहब कह रहे हैं कि भाई मकसद ही इन 3 जजेस साहिबान का ट्रांसफ़र था। उन 5 की जो रिक्वेजिशन थी वो तो बज़ाहिर उसका कोई मकसद था ही नहीं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर जो तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि भाई पीपल्स पार्टी ने इन 2 के, भाई अगर पीपल्स पार्टी इतनी ही प्रोएक्टिव है या पीपल्स पार्टी इतनी ही असूल पसंद है तो फिर जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी के नामों पर उन्होंने क्यों नहीं एतराज़ किया, जिनके हवाले से ये तासुर था कि उन्हें सज़ा के तौर पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। सिर्फ उन्हीं के ऊपर क्यों वो एतराज़ कर रहे हैं जिनके हवाले से कोई बहस ही नहीं हो रही। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो शायद खुद ही ख्वाहिशमंद नहीं है बलूचिस्तान जाने के, ये इतलात है। जहाँ तक ताल्लुक़ है जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब, वो अब एक वजह ये भी बताई जा रही है हो सकता है कि जब इन्हें यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था तो तमाम जो मुल्क की सूबे हैं उनकी नुमाइंदगी इस्लामाबाद में ज़ाहिर करना थी। अब जबकि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस खादिम सोमरू दोनों का ताल्लुक़ सिंध है, दोनों को वापस सिंध भेज दिया जाता है, तो फिर सवाल ये उठेगा कि सिंध की नुमाइंदगी कौन कर रहा है।
وہ تو الگ بات ہے کہ ایک ہی خاتون جج تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب انہیں بھی یہاں سے بھیج دیا گیا ہے، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی ابھی بہت کچھ ہے جو ہونا باقی ہے۔ ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان پر۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، منصور عثمان عوان صاحب جو ہیں اس وقت اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، اور یہ کسی زمانے میں، زیادہ لمبی بات نہیں ہے، دور کی بات نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے تک جسٹس بابر ستار صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے، چیمبر فیلو بھی تھے، کولیگز بھی تھے، اور جب منصور عثمان عوان صاحب اس جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے تھے جہاں پر جسٹس بابر ستار صاحب کے نہ صرف خط کا تذکرہ ہوا جو انہوں نے لکھا کہ انہیں سنا جائے، بلکہ ان کے ٹرانسفر کا بھی مدعا آیا تو انہوں نے انہیں سننے کی مخالفت کر دی اور ٹرانسفر کرنے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ تو یہاں پر ایک بات بڑی دلچسپ سامنے آئی کہ ایک وقت تھا جب جناب کہتے تھے کہ جہاں بابر ستار کی بات ہوگی میں مخالفت میں نہیں کھڑا ہوں گا، آج جناب ووٹ مخالفت میں ڈال کر چلے گئے ہیں۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا ان سے جسٹس بابر ستار اور دیگر ججز صاحبان کے حوالے سے، جب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک خط لکھا تھا مشہور زمانہ اس وقت کے سپریم جوڈیشل کونسل اور اس کے چیئرمین جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور کہا جا رہا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنسز آئیں گے، ان کو گھروں کو بھیجا جائے گا۔ تو جسٹس جو منصور عثمان عوان صاحب ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان، جب ان سے میں نے پوچھا تو آپ کیا کریں گے، انہوں نے کہا کہ میں تو بھائی استعفیٰ جیب میں لے کر پھر رہا ہوں، جس دن ایسا ہوا میں تو استعفیٰ دے دوں۔ تو بہرحال وقت بدل جاتا ہے، ہو سکتا ہے شاید جسٹس بابر ستار صاحب نے منصور عثمان عوان صاحب کو اوفینڈ کر دیا ہو، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ کیسے انہوں نے ان کو اوفینڈ کیا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی بات ہو کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا گیا، لہٰذا انہوں نے یہاں پر اپنا بدلہ چکا لیا ہو۔ اب یہ ہے اوورآل سچویشن ناظرین پاکستان کے عدالتی نظام کی، لیکن کچھ چیزیں بڑی پازیٹیو بھی ہو رہی ہیں، جیسا کہ آج جو انتخابی عذرداری کے مقدمے میں 3 فاضل ججز صاحبان نے فیصلہ صادر فرمایا ہے، جو تحریر کیا ہے جسٹس شکیل احمد نے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب جسٹس شکیل احمد کا تعلق بھی جو ہے وہ پشاور سے، جہاں تک تعلق ہے جسٹس بابر ستار صاحب کا، انہیں جس صوبے میں بھیجا جا رہا ہے وہ بھی خیبر پختونخوا ہے، پشاور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں پشتو نہیں آتی، لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جس عدالت میں وہ جا رہے ہیں اس عدالت کے چیف جسٹس نے بھی کل جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں ان کے پشاور منتقل کرنے پر مخالفت کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جج ہے اعلیٰ عدلیہ کا، اس جج کو ٹرانسفر کیا جانے کا فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا، اس جج کو ٹرانسفر کیے جانے کی ایک ریکویزیشن جاتی ہے اسی عدالت کے چیف جسٹس کی جانب سے، فیئر انف، لیکن وہ جج اس میں اپنی ایک رائے رکھتا ہے جس کو کوئی نہیں سنتا۔ وہ جب رائے دینے کی کوشش کرتا ہے اس کو سننے سے انکار کر دیا جاتا ہے، مگر ایک جج جو اس جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ بھیجنے کی ریکویزیشن بھیجتا ہے، اس کی ریکویزیشن کے اوپر تو سب لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، لیکن جس جج کی عدالت میں بھیجنے کی ریکویزیشن ہوتی ہے وہ جج انکار کر دیتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے اس جج کی خدمات، آپ انہیں ٹرانسفر نہ کریں، باوجود اس کے کہ وہ انکار کر دیتا ہے، باوجود اس کے کہ جس کو لے کر جایا جا رہا ہے وہ بھی خواہش مند نہیں ہے۔ مگر پھر یہاں پر کہا جاتا ہے کہ آج کل پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس میں ایگزیکٹو کی مداخلت نہیں ہے۔ اگر مداخلت نہیں ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ایک سینٹیمنٹ آج یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے، یہ پٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی آج بھی آپ دیکھ لیں، گنتی کر لیں، جو ایگزیکٹو ہے یا حکومتی سائیڈ ہے اس کی اکثریت نہیں ہے، جو 13 اراکین ہیں جوڈیشل کمیشن میں یا ان پرٹیکولر کیسز میں 15، اس میں جو نمبر ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ججز والی سائیڈ پر زیادہ ہے، کیونکہ اس میں 2 اپوزیشن کے اراکین کو بھی شامل کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ جن ججز صاحبان کو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن میں شامل کیا گیا ہے انہیں کس نے شامل کیا ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے۔ بہرحال ہر شخص کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہر شخص کی اپنی ریڈنگ ہے، دیکھتے ہیں اب اگلے آئندہ جو چند دن ہیں ان میں مزید کیا کچھ ہوتا ہے۔ ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے تو خبریں آ گئی ہیں، اب آگے کیا ہوگا، انہیں کون کون سے علاقے میں آگے بھیجا جائے گا، کیونکہ انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق تو یہ جو پرنسپل سیٹ ہے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی ہو، پشاور ہائی کورٹ کی ہو یا سندھ ہائی کورٹ کی ہو، وہاں پر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ دور افتادہ جو بینچز ہیں
ان کو وہاں پر بھیجا جائے گا. بیسیکلی ان کو OSD لگایا جائے گا. جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کے نمبرز آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں ان کو لے جایا گیا ہے, مگر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سب لوگ اچھے کی رپورٹ دے رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا ہے. وجوہات دینے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا. الٹا یہاں پر میں کہوں گا ہمارے بہت سے ناظرین ناراض ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کا معذرت کے ساتھ اس پورے کیس کے اندر بہت نیگیٹو کردار ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 فاضل ممبر ہیں, جو رکن ہیں اس جوڈیشل کمیشن کے, ان کی جو گفتگو تھی وہ آپ نے کل سن رکھی ہو. انہوں نے کیا کہا ہے؟ بھلے ہی انہوں نے ووٹ مخالفت میں دیا ہے, ووٹ تو مخالفت میں جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے دیا ہے. پریکٹیکلی آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا اس کے اوپر کوئی ایشو بنایا ہے؟ کیا بات کی ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ آپ کل جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں گئے, میٹنگ میں جانے سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ جناب کو سننے کا تو کوئی جواز ہے ہی نہیں, آئین میں تو کوئی پروویژن ہی نہیں ہے کہ جج کو سنا جائے ٹرانسفر کرنے سے پہلے. بعد میں آ کے آپ پھر تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی غلط کیا گیا ہے, کیوں کیا گیا ہے, اور پھر گھر جا کر سو جاتے ہیں. ایشو نہیں بنتا. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.